एवरीवन, ये है पार्ट टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन जिसमें क्लास 12th के सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर मात्र 2 ही चैप्टर थे। आई होप आप लोगों ने अच्छा किया होगा। पेपर भी देखते हैं कैसा है। अब देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही अप टू द मार्क है जो आपको करने चाहिए थे। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम है 2 पॉइंट चार्जेस इसमें है माइनस ऑफ 2q एंड प्लस q आर सिचुएटेड एज़ शोन इन द फिगर। ओके यहाँ पे है। ओके एंड मुझे ये बताना है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस कैन बी जीरो। कुल मिलाकर के नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बात करनी है कि वो कहाँ पॉसिबल पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी एंड डी दिया हुआ है और हमें बताना है कि कहाँ पर जीरो हो सकता है। ध्यान से देखिए, जब भी दो सेम नेचर के चार्ज होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट उनके बीच में होता है। ओके, बट यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है तो इनके बीच में नहीं होगा, तो बी एंड सी तो नहीं हो सकता, या तो ए होगा और या फिर क्या होगा, डी होगा। लेकिन एक और बात है, जब दोनों के मैग्नीट्यूड्स अलग अलग होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट उस साइड होता है जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है। तो यहाँ पे किस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, डी वाले का। इधर वाला देखो, ये क्यू वाले का मैग्नीट्यूड कम है ना, कंपेयर टू क्यू। आपको साइन नहीं देखना है, केवल मैग्नीट्यूड देखना है। किस साइड ही न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर कौन सा लगा देंगे आप, डी लगा देंगे। क्लियर। चलिए अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4q एंड प्लस 4q आर केप्ट एट x एक्सिस एट डिस्टेंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2a, और एक बीच में प्लस a भी रखा गया है और a पर माइनस q भी रखा गया है। तो ये रहा 4q, ये भी क्या है 4q, एंड इन बिटवीन पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, माइनस q। ओके, ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू क्या है, 2a है, और ये x इक्वल टू क्या है, a है। क्लियर। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से। मुझे पूछा गया कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये देखो कि ये जो है ना, ये Q जो है, ये इन दोनों के न्यूट्रल पॉइंट पे है, यानी मिड पॉइंट पे है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में होगा। इतना तो पक्की बात है, Q इज इन इक्विलिब्रियम। अब पता नहीं ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम और नॉट, उसके लिए मुझे इस पे फोर्स निकालना पड़ेगा। इसका फोर्स होगा 4kq बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो जाएगा 4kq बाई ए स्क्वायर, क्योंकि 16 होगा डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, यानी ये भी नल पॉइंट, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी और ये भी है। ओके, अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करें तो। दूसरी बात, फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते थे। ये आपको याद है, माइनस क्यू नॉट बाई अंडर क्यू वन प्लस क्यू टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये पुट करोगे तो ये क्यू बाई फोर आ जाएगा, तो यही वैल्यू आएगी। ठीक। अब चलिए, अब मुझे ये नेचर बताना है कि ओनली क्यू तो नहीं है, अब स्टेबल है कि अनस्टेबल है। सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, आर इन इक्विलिब्रियम, ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। बस नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है, वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं माइनस क्यू को इधर डिस्प्लेस करता हूँ, ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा और ये थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर की ओर आ जाएगा। इसका मतलब आपने जिधर डिस्प्लेस किया उधर ही चला गया। तो ये तो एक तरीके से कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। दोबारा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन नहीं कर रहा है, तो माइनस क्यू जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है। इस प्लस क्यू के बारे में बात करो, ये प्लस क्यू रिपेल कर रहे हैं और ये माइनस क्यू इसको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब तुम ध्यान से सुनो, ये जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा कि रिपल्सन ज्यादा होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा ये चेक करना पड़ेगा कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपने किस स्टेट में है। तो एक काम करते हैं, ये सिस्टम अपने मतलब इनकी पोटेंशियल चेक करिए। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ओवरऑल क्या कर सकते हैं, देखो बताते हैं। ये ऑप्शन के एलिमिनेशन पे चल लेते हैं, क्योंकि इसको डिस्प्लेस करके मैं सॉल्व करूंगा बहुत लंबा जाएगा, तो उसको मत करो ऐसे। दूसरे तरीके से करते हैं। देखो, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें पूछा गया ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है। नन ऑफ द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है। ओके, अब पॉसिबल ऑप्शन यही है कि ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, और सारे या तो स्टेबल है या तो सारे अनस्टेबल है। एक हमें पता चले कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब कि सारे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और पॉसिबल ऑप्शन 3 ही है। मैं सॉल्व क्यों नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मुझे 4q को डिस्प्लेस करना पड़ेगा x, फिर उसके बाद मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसका इसमें अट्रैक्शन कितना है, इसका इसमें रिपल्सन कितना है। फिर दोनों को माइनस करके एक बड़ा सा एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, जिससे निकल के आएगा कि फोर्स किधर लग रहा है। और अगर फोर्स राइट की ओर होगा तो वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और लेफ्ट की ओर होगा तो स्टेबल होगा। तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा, तो उसको हम करना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम ऑप्शन एलिमिनेशन पे चले जाएंगे, डायरेक्ट रास्ता नहीं है सॉल्व करने का। तो रिकमेंड तो ये करूंगा कि आप इसी तरीके से करिए। ओके, ऑप्शन ऐसा बनाया गया है कि आप कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं होता तो शायद ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता। चलिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज थ्रू दिस सरफेस एस। अब आपको इस सरफेस एस से चार्ज के बारे में बात करनी, कितनी होगी। तो चार्ज क्या होता है, अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स के इक्वल होता है, और मुझे फ्लक्स ही बताना है। टोटल अंदर का चार्ज जोड़ दो ना साइन के साथ, ये माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हो जाएगा,
प्लस क्यू 2 क्यू, तो ये क्यू इन किसके इक्वल है, 2 क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो पहला ही ऑप्शन हो गया ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इन अ रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन टू यू, ओके, और मुझे बताना है कि एक क्यूबिकल वॉल्यूम है जिसका एज है ए, विद एज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, द चार्ज इनसाइड द क्यूब इज। सबसे पहले आप फ्लक्स निकालो। देखो इस तरीके से हमारे पास एक क्यूब है और उसकी साइड है ए, इसकी साइड कितनी है, ए है, ओके। तो ई इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, आई कैप का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो बाकी सबका तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे इसका फ्लक्स आएगा और इसका फ्लक्स आएगा, बस यही आएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों सरफेस का फ्लक्स आएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक्स जीरो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गई, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेगी और एक ही फ्लक्स आएगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट एक्स की जगह ए होगा और साइड का स्क्वायर, ये फ्लक्स आ गया। तो फ्लक्स आ गया कितना, फ्लक्स इज इक्वल टू ई नॉट ए क्यू, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए क्यू, ये आपका आंसर बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए क्यू। क्लियर है, ओके। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक सिस्टम गिवन है आपको और बोला गया है दैट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज जीरो, देन वैल्यू ऑफ क्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू, ये बताना है। तो ऐसे समझिए कि अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ओके, इक्वल, हाँ ये ए ही होगा दोनों, और ये किसके इक्वल होगा, ए अंडर रूट टू होगा, रीजन बिंग कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। डन, चलो आओ, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिखिए, पहले क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई ए, तो क्या ये के क्यू स्क्वायर बाई ए होगा, प्लस के क्यू वन क्यू टू बाई ए, प्लस के क्यू वन क्यू टू बाई ए अंडर रूट टू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ से के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए कैंसिल कर दो, ओके, तो ये क्यू होगा, प्लस के क्यू बाई ए कैपिटल क्यू होगा, प्लस के क्यू बाई ए कैपिटल क्यू बाई रूट टू इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से मुझे स्मॉल कैपिटल क्यू ही निकालना है, तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू क्यू प्लस रूट टू प्लस वन क्यू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ये माइनस आ जाएगा, रूट टू क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट टू क्यू बाई रूट टू प्लस वन, ये आंसर है। ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है, ओके, ऊपर नीचे रूट टू से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या है, टू पॉइंट चार्जेस प्लस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। यहाँ पे बताना है यार, ये तो बहुत आसान है, ध्यान से देखो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज की इससे दूर होगी और नेगेटिव चार्ज की इसके तरफ होगी, ओके, ये ई टू होगा और ये ई वन होगा। दोनों चार्ज बराबर है तो जो डिस्टेंस ज्यादा होगा और जो डिस्टेंस कम होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की ओर होगा, पीछे का मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, तो ये प्लस एक्स है, ये तो गलत है, ये भी प्लस एक्स है, ये भी गलत है, या तो ये सही है या तो ये सही है, सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। चलिए आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, और ई टू में से के कॉमन ले लो, के क्यू भी कॉमन ले लीजिए आप, क्योंकि दोनों का क्यू तो सेम है, के क्यू वन बाई आर वन स्क्वायर माइनस वन बाई क्या होगा, वन अपॉन आर टू स्क्वायर, ओके। अब सोचो ये माइनस ऑफ के है 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू, क्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁶, और वन बाई आर वन, पहले डिस्टेंस कितनी है ये बताओ, ये रूट टू से टू रूट टू जाओगे तो ये कम डिस्टेंस कितना होगा, रूट टू का स्क्वायर, वन अपॉन रूट टू इसका स्क्वायर माइनस वन अपॉन यहाँ से पूरा ये डिस्टेंस, ये तो थ्री रूट टू होगा ना, ध्यान से देखिए, टू रूट टू और एक और रूट टू, तो थ्री रूट टू का होल स्क्वायर, ओके, थ्री रूट टू का होल स्क्वायर। और ये किस यूनिट में है, मीटर में या सेंटीमीटर में, ऑप्शन में कुछ नहीं दिया तो मैं मीटर मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से रूट टू का स्क्वायर टू, और ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्या होगा, ये होगा 1 - 1/9, इसको 8/9 बोल सकते हैं, और ये होगा 8 × 10⁻³ आंसर इज 8000 न्यूटन पर कूलम। ये तो आंसर आ गया 8000। डायरेक्शन आपको पहले से पता है, पीछे की ओर होगा माइनस आई कैप। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, एज पर दी कैलकुलेशन, ये तो फर्स्ट ही आ रहा है। इसमें कुछ खास नहीं था, ये केवल पॉइंट चार्ज की कैलकुलेशन थी, अगर आप पेशेंस के साथ किए होंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर से देखिए, अ मेटालिक सेल हैज इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल, यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ओके।
मुझे क्या बताना है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस इज। एक बात सोचो, अगर किसी भी मेटेलिक कैविटी में कोई चार्ज रखते हो तो उसके इनर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाते हैं। तो चार्ज ऑन द सरफेस किसके इक्वल होगा? चार्ज ऑन सरफेस होगा नेगेटिव ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, माइनस क्यू। और चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होगा? चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन ओवरऑल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई r1 स्क्वायर। तो माइनस क्यू बाई 4 पाई क्या होगा? r1 स्क्वायर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाहर पूछता इस पे प्लस क्यू हो जाता। ओके, तो आंसर हो जाता प्लस क्यू बाई 4 पाई r2 स्क्वायर, ये बन जाता फोर्थ ऑप्शन। अगर आउटर पे पूछता तो, ये इनर पे पूछा है तो ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is given by E equal to R vector into E naught. The total flux through the top circular surface of the radius R and height h will be। ओहो, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली नहीं बदल रही है, ओके, इस डिस्टेंस के साथ बदल रही है, और ये डिस्टेंस हर जगह वैरी करेगा, और इसका वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में ऐसे है कुछ। ओके, तो और हमें इस प्लेन सरफेस से इस वाले से फ्लक्स बताना है, ऐसे। क्लियर? ओके, इसको मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बनाऊं, ऐसा है, इस तरीके से समझिए, ये है ऐसे, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। ओके, E इक्वल टू ई नॉट आर। और ये आपकी वर्टिकल लाइन है, इस एंगल को थीटा मान लो, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ओके, और ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे होगा आर पे, और ये पूरा आर सबका सेम होगा, तो एक सर्कुलर ऐसे लूप बनेगा। ओके, इसकी इसको आर मत मानो, इसको एक्स मानो, क्योंकि आर तो ये है ना। ओके, आर ये है। मैं एक काम करता हूँ, आ जाइए आप बोर्ड पे। देखो, करना क्या है हम लोग को, ये रहा एक सिलेंडर, और आपसे बोला क्या गया है कि ये एच हाइट है, यहाँ से हाइट कितनी है? एच। और इस पॉइंट पी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ये आर डिस्टेंस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो है ई नॉट इंटू आर वैक्टर। ओके, आर जो है यही वाला वेक्टर है। और मुझे क्या करना होगा, मैं इसको कुछ इस तरीके से सर्कुलर ऐसे लूप मानता हूँ, और आर पे जाकर एक डी आर का एलिमेंट कट कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ आर पे मत जाओ, यहाँ से एक्स पे जाओ, और इसकी थिकनेस को आप बना लो डीएक्स। थिकनेस को कितना बना लिया? डीएक्स। अब जब तुम डीएक्स बनाए हो, इस इसकी जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि ऐसा ही तो ऐसा यहाँ पे पूरा होगा ना इस तरीके से, देखो ये रिंग है, इसी को मैंने जूम करके यहाँ बना दिया। ठीक है, ओके, इस सबका रेडियस सेंटर से कितना होगा? 60 होगा। तो उसकी एरिया कितनी होगी? उसकी एरिया होगी एरिया ऑफ एलिमेंट। एरिया ऑफ एलिमेंट आएगा डी एस इज इक्वल टू 2 पाई r dr, यानी कि 2 पाई x dx, ऐसा बोल सकते हैं। Okay. और अगर मैं इस एलिमेंट से, ये मान के चलो ये एलिमेंट है अपना, ऐसे एक्स डी एक्स पे एक एलिमेंट है, डन। तो इसकी एरिया वेक्टर तो इधर की ओर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा था, ध्यान से देखिए, ये था। ओके, ये थीटा एंगल पे था। ओके, और ये डिस्टेंस है एक्स। ओके, ये ds है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो फ्लक्स लिखोगे d5, फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट, ओके, d5, ये किसके इक्वल होगा? E डॉट ds। ओके, E डॉट ds, ऐसा कुछ लिखेंगे, E डॉट ds। अब E डॉट ds करना होगा, E की वैल्यू कितनी है? ई की जगह ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। चलिए कोई बात नहीं, ई कितना है? ई है ई नॉट आर, इंटू डी एस कितना है? डी एस इज 2 पाई एक्स डी एक्स। ओके, और कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये डिस्टेंस एक्स होगा। ओके, और ये डिस्टेंस आर होगा, तो टेन थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। क्या मैं इसको एच बाई आर लिख सकता हूँ? और आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये हो जाएगा 2 पाई ई नॉट एच इंटू एक्स डी एक्स। ओके, ये मिलेगा डी फाइव। okay. अब नाउ टोटल फ्लक्स निकला है, टोटल फ्लक्स फाइव इक्वल टू इस डी फाइव को क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। डी फाइव को इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर आएगा 2 पाई ई नॉट एच इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। क्लियर है? और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? पूरा ये सेंटर से लेके यहाँ तक, अगर इसकी रेडियस आर है तो इसको हम 0 टू आर कर सकते हैं। ओके, तो फाइनल आंसर आएगा 2 पाई ई नॉट एच इंटू आर स्क्वायर बाई टू। टू से टू कैंसिल कर दो, और फाइनल आंसर लिख दो पाई ई नॉट एच इंटू क्या होगा? आर स्क्वायर। ये बन जाएगा। ठीक है, ई नॉट एच इंटू आर स्क्वायर, ये पूरी कहानी है। ठीक है, इसको
और भी मेथड हैं सॉल्व करने के, बट आपको शायद प्रोजेक्शन एरिया और बाकी चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो हम नहीं करते हैं। क्लियर है? ओके। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपके लिए, क्योंकि आप एलिमेंट कट करिए और इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में एंगल आपको पता है, थीटा। बट एक की पॉइंट बस ये होगा कि कॉस थीटा को एच और आर के टर्म में रख के आर को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन आर और एक्स दोनों में नहीं कर सकते ना। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होंगे, और नहीं किए होंगे तो एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं पास किए होंगे इसको देख करके। हर क्वेश्चन को करना नहीं होता है, कई बार समय भी बचा लेना होता है एक अच्छी रैंक के लिए। ठीक है, तो आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, बट विद इन द टाइम फ्रेम करना चाहिए था। आंसर आया था हम लोग का कितना, ई नॉट पाई आर स्क्वायर एच, ये आया था ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये तो नीट का प्रीवियस ईयर है, बहुत सारे लोगों को आंसर याद होगा। ओके, आंसर इसका कौन सा है? सेकंड है। कैसे करना था देखो, बताते हैं। इसको मैं क्या ही सॉल्व करूँ। देखो, इसमें आपको पढ़ा था चार्ज पेंडुलम में tan थीटा ये होता है क्यू ई या एफ ई बाई एम जी। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होता है? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एम जी, इनके बीच की डिस्टेंस आर है। और tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और tan थीटा यही वाला थीटा है। ओके, तो ये होगा r बाई टू बाई वाई, आर बाई टू बाई वाई, तो आर बाई टू वाई कर दिया। ओके, अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको वाई को लेके आओ कि क्यू स्क्वायर वाई, टू के क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू आर क्यूब एम जी। इस सबको भूल जाइए, बस ये बताइए वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है कि नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो कांस्टेंट रहेगा। ओके, हमने वाई को चेंज कर दिया, क्यू भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। अगर तुम वाई को आधा करते हो, ओके, तो y जो है 2 पावर 1/3 टाइम्स कम हो जाएगा। ओके, तो 2 पावर 1/3 टाइम्स कौन सा होगा? सेकंड ही होगा। ओके, आप रेशियो लेकर के सॉल्व कर सकते थे, बहुत सारे लोगों को आंसर याद होगा। ये नीट के प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है आपका। ओके, अगेन ये बहुत ही प्रॉब्लम मतलब फेमस सही है। ओके, थोड़ा लेंदी होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। एक एक करके देखते हैं। पार्टिकल हैविंग मास m चार्ज q is kept midway between the two fixed charge particle, each having charge q and distance l। ये q है, ये भी q है, और बीच में 2l है। ओके, तो यहाँ से एक मिड पॉइंट पे एक और चार्ज क्यू रख दिया गया। ओके, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी एल, और इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी? एल, और ये एक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ध्यान से देखो, इधर डिस्प्लेस करोगे तो इधर आएगा, फिर इधर डिस्प्लेस करोगे तो इधर आएगा, तो ऐसे छोड़ दोगे तो ऐसे धीरे धीरे क्या करता रहेगा? ऑसिलेशन करता रहेगा। उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछा गया है, मतलब बेसिकली एसएचएम की बात हो रही है। एक काम करो, इसको यहाँ से एक्स डिस्प्लेस कर ही दो। जब तुम एक्स डिस्प्लेस कर दोगे तो जो इसके ऊपर नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन एल प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एल माइनस एक्स होल स्क्वायर, के क्यू बाई आर वन स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर टू स्क्वायर। और एक्स बहुत स्मॉल होगा। ठीक, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? के को क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे ऐसे ही रहने दो, और नीचे आएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर, और ये एल माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स का क्या होगा? होल स्क्वायर। ठीक, अब x बहुत छोटा है, तो जहाँ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसकी जगह हम एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये हो जाएगा -4 LX अपॉन एल पावर 4। ओके, अप्रोक्सीमेट करने के बाद, तो ये बताइए फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? माइनस, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एल से एक पावर एल की कैंसिल होगी, ये आएगा क्यू एल बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एक्स। तुम कंपेयर कर लो एफ इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स से, और टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ये सबको पता है। तो 2 पाई तो बाहर रहेगा, 2 पाई रहने दो, अंडर रूट m बाई के, और के को इसको उल्टा करके रख दो, तो ये के को उल्टा करके लिख दिया जाए। ओके, तो एम बाई के, तो ये पाई एम एप्सिलॉन नॉट आएगा, एल क्यूब भी आएगा। यहाँ पे क्यू का स्क्वायर आना चाहिए, हम लोग का क्यू का स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, क्यू का स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि फोर्स तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होगा ना। ओके, हाँ, के का क्यू का स्क्वायर आएगा, और ये एल नहीं आएगा, क्योंकि एल पावर 4 से एक एल तो कैंसिल हुआ है ना। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिक सी बात है। ओके, अगर आपको एसएचएम आता होगा तो शायद आप कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो नहीं था। ओके, अगले पार्ट की ओर। चार्ज ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड फ्रॉम द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है,
ये नहीं फॉल कर रहा है, ना ही राइज कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में होने के लिए सिंपल सी बात है कि इस पे दो फोर्स लगेगा, एक नीचे की ओर mg लगेगा और ऊपर की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स q इंटू ई लगेगा। तो आपसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम में है तो क्या कंडीशन होगी, mg और q ही बराबर होंगे, तो q की वैल्यू क्या होगी, mg डिवाइड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी। ओके, तो mg कितना है, मास की वैल्यू देख लीजिए, मास है 9.9 इंटू 10 to the power -15 इंटू जी 10 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये है 3 इंटू 10 to the power 4 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, और ये जो आएगा वो कूलम में आ जाएगा। ठीक, तो अगर ये कूलम में आएगा तो ये बताओ 3.3 तो पहले आ ही जाएगा, 3.3 कहीं है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है 3.3 इंटू 10 to the power -18 कूलम। ठीक, नाउ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लेट of a parallel plate capacitor is R. Okay. And air is dielectric medium between them. Air को आप मान भी सकते हैं dielectric, नहीं भी मान सकते हैं. Okay. If the capacitance of capacitor is equal to capacitance of a sphere of radius R, then distance between the plate is. देखिए, एक तो पैरेलल प्लेट ऐसे कैपेसिटर है, बट ये स्फेरिकल है, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई डी, और एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी रेडियस आर है, इसकी कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और प्रॉब्लम में बोला है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की और स्फेरिकल कैपेसिटर की जो रेडियस है वो दोनों आपस में बराबर है, और अगर बराबर है तो इन दोनों को इक्वेट कर दो C1 C2 को, तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाई डी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आर आर कैंसिल है, डी इक्वल टू आर डिवाइड बाई क्या आएगा 4, डी इक्वल टू आर डिवाइड बाई 4, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, क्लियर, ठीक है। चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो पूछा है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया ए है, K1 K2 दे रखा है, बीच की डिस्टेंसेस डी है, पहले दोनों के कैपेसिटेंस निकाल लो। ये बताओ C1 इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के है 2, एरिया ए इंटू डिस्टेंस डी बाई 2, ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नेक्स्ट अब इसके बारे में C2 को बात करें, ये किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन नॉट के इज 5, एरिया ए बाई डिस्टेंस डी डी बाई 2, ये आएगा 10 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, ये 4 है, एक 10 है। अब इन दोनों आपस में सीरीज में कॉम्बिनेशन में है। अब एक बात बताइए, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, सारी चीज कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन है। ओके, C1 की जगह 4 लिख दीजिए, 4 इंटू 10 बाई 4 प्लस 10, ओके, ये 40/14 होगा, 20/7, तो आंसर इज 20/7 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 20/7 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्लियर है, ओके, तो ये बन गया आपका आंसर। ओके, अभी तक तो पेपर सब सही लग रहा है, आई होप आप सही किए होंगे। देखिए एक अच्छा सवाल आ गया, देखो ईच कैपेसिटेंस ऑफ 18 माइक्रोफेरेड, सारे 18 है, 18 18 18 18, इसको पहले ओपन करना पड़ेगा आपको, सीरीज पैरेलल पहचानना पड़ेगा। मान लो इसका पोटेंशियल 0 है, इसका V है, इसका X है, ओके, और इसका कुछ Y है, डन, ओके, तो ये भी V होगा, तो 3 कैपेसिटर हैं, ओके, तो एक V पोटेंशियल है, V पोटेंशियल और एक बीच में क्या है, एक जीरो है, यहाँ पे ये जीरो है, ये V है, ओके, जीरो हो गया और एक V हो गया, बीच में X और Y है, तो पहले तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ये X नहीं है, ये भी जीरो है, ध्यान से देखो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये भी जीरो है, okay, और बस एक ही X है बीच में, अननोन है, एक को हमने X बना लिया, ओके, तो एक C1 जो है वो है जीरो X के बीच में, जीरो X के बीच में एक C है, okay, और X0 के बीच में एक और C है, X0 के बीच में एक और C है, बना लिया इसको, ये दोनों तो हो गए C1 और C3, X और V के बीच में एक C है, X और V के बीच में एक C है, ओके, और V0 के बीच में एक C4 है, ऐसे V0 के बीच में एक C4 है, ये बन गया आपके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी C एंड C। अब बताइए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सबसे पहले ये बताओ C और C पैरेलल में है, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 2C, ओके, 2C और C सीरीज में है, ओके, तो C इक्विवेलेंट आएगा 2C और C का आएगा 2C/3, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, और प्लस ये पैरेलल का C, ये बताओ कितना होगा 5C/3, ओके, 5C/3 आ गया, 5/3, C की वैल्यू थी 18, ओके, तो ये कैंसिल होगा, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 कितना होता है 30, ओके, आंसर आ जाएगा आपके पास 30 माइक्रोफेरेड, कितना है 30 माइक्रोफेरेड। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया फ्यू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ओके, देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड, ओके,
एंड 5 माइक्रोफेरेड। एक बात बताइए, ये 2 और 2 को पहले जोड़ के 1 कर दो, और ये 5 5 5 मिलके क्या होंगे, 5/3, दोनों सीरीज में है। ठीक है। तो एक 12 वोल्ट की बैटरी है, इससे यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड है और इधर पे 5/3 कनेक्टेड है। ये 12 वोल्ट है, ये 1 है और ये क्या है, 5/3। इस पे चार्ज निकालो, Q इक्वल टू CV, 1 इंटू 12 कितना आएगा, 12 वोल्ट, सॉरी 12 कूलम, कितना आएगा, 12 कूलम। ठीक, नाउ इस पे चार्ज जो आएगा, Q इक्वल टू CV, C इज 5/3 एंड पोटेंशियल 12, 5/3 इंटू 12 कितना आएगा, 20 कूलम। ठीक है, ये दो चार्ज है। तो अब ये जो 5/3 था, इन तीनों का कॉम्बिनेशन था, ये तीनों सीरीज में थे, तो सीरीज में सबका चार्ज सेम होता है और वही चार्ज इक्विवेलेंट पे होता है, तो इक्विवेलेंट पे 20 है तो इस पे भी 20 होगा, और इसके इक्विवेलेंट पर 12 है तो इसमें सब पे क्या होगा, 12 होगा। एक एक पे 12 होगा और एक पे 20 होगा, एक पे 12 होगा और एक पे 20 होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ फिगर शोन इन शोन कैपेसिटर हैविंग 3 लेयर्स ऑफ इक्वल थिकनेस, ओके सेम एरिया, सब कुछ सेम है, एंड लेयर 1 इज वैक्यूम, लेयर 2 इज कनेक्टेड, लेयर 2 इज कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ओके, और लेयर 3 जो है वो डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट के दे रखा है। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द रीजन 3 टू द टोटल एनर्जी। एक बात बताइए, इस कंडक्टर को तो पहले भूल जाओ, एक कंडक्टर है ही नहीं, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसका जो के होता है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और के इन्फिनिटी होने से इसका सी इन्फिनिटी होगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, कोई एनर्जी स्टोर होगी ही नहीं। ओके, तो पहले तो इसे भूल जाओ, ठीक है, ओके। अब तुम इसके बारे में बात करो, मान लो इसकी डिस्टेंस डी है और इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, डी है, ओके। तो ये तीनों की डी है, तीनों की डी है, तो एक काम करें, C1 इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, एयर भरा हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं है, ए बाई डी, ओके। C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के मेटल जो कि इन्फिनिटी है, ए बाई डी, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको सोचना ही नहीं है, और C3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, ओके। अगर मैं इसको सी मानता हूँ तो ये बन जाएगा के सी, ठीक है, C3, C1 अगर सी है तो ये के सी है, आप चाहो तो इस दूसरे को हटा भी सकते थे, देखो इन्फिनिटी है। अब क्या होगा, मुझे बताना है इनका पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 1 बाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट 1 बाई सी प्लस 1 अपॉन के सी, ओके, यही तो होगा। C1 C2 बाई C1 प्लस C2, सी इक्विवेलेंट आएगा, जानते हो कितना, C1 C2 ये आएगा के सी बाई के प्लस 1, ये आएगा। अब सुनो, ये जो टोटल जो चार्ज है, ओके, ये सब सीरीज में है तो सब पे चार्ज सेम होगा, तो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किसके इक्वल होती है, क्यू स्क्वायर बाई 2C, ओके। तो एक बात सोचिए, एनर्जी स्टोर्ड इन द थर्ड टू इक्विवेलेंट, ओके, तो U3 अपॉन U इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट अपॉन C3, यही तो बोलोगे ना आप, ओके। कैसे, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है फॉर द सेम चार्ज, और मैं ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि चार्ज सेम है सीरीज में, अदरवाइज मैं हाफ CV स्क्वायर लगाता। अब C इक्विवेलेंट तुम खुद बताओ कितना है, C इक्विवेलेंट है के सी बाई के प्लस 1 अपॉन C3 को क्या बोलेंगे, के सी बोल देंगे, तो ये के सी से के सी कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन के प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर, ओके। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ द टू ऑपोजिट चार्ज, ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिट होता है, कुछ डिस्टेंस होंगे उनके बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम टॉर्क पूछा है। एक बात बताइए, मैक्सिमम टॉर्क किसके इक्वल होता है, P इंटू ई, P को हम क्या लिखेंगे, Q, उनके बीच की डिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बस यही है। चार्ज कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵। अब बताओ ये कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, ये 12 होगा, 12 इंटू 10⁻³ 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, ओके, 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 स्मॉलर ड्रॉप कंबाइंस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, इफ पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज V, देन बिगर ड्रॉप का क्या होगा। तो एक बात सोचिए, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप जब n मिलते हैं, n पावर 2/3 इंटू V होगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद है। अगर ये याद है तो 27 पावर 2/3 इंटू V, 27 पावर 2/3 किसके इक्वल होगा, 9V। इतना ही करना था, इससे ज्यादा आपको नहीं सॉल्व करना है, ओके। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थ्री कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, ओके, जिसके रेडियस R 2R एंड 3R, चलो ये तो अच्छा डेटा दिया गया, Q/3 एंड -2Q रेस्पेक्टिवली है। द इंटरमीडिएट सेल इज नाउ ग्राउंडेड, इसको हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी, ओके। जब हमने अर्थिंग किया तो चार्ज दैट फ्लो इनटू द अर्थ, तुम ऐसा मानो कि हम चार्ज फ्लो नहीं निकाल सकते, इनिशियल चार्ज पता है, हम फाइनल चार्ज निकाल लेते हैं जब इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल जीरो होता है।
तो फाइनल चार्ज अगर निकाल लेंगे और इनिशियल है तो उन दोनों का डिफरेंस अगर निकालें तो चार्ज फ्लोन आ जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि इसका चार्ज क्यू है। ओके, अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है आफ्टर अर्थिंग, देन पोटेंशियल ऑफ सेल 2 किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल ऑफ सेल 2 इज इक्वल टू, पहले बिकॉज ऑफ सेल 1 निकाले, किसके इक्वल होगा? के क्यू बाई, ये सेंटर पे मानो और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 2r। कितना आएगा? 2r प्लस के जो एज्यूम्ड चार्ज है अपॉन 2r, और प्लस के इंटू -2q अपॉन उसके सेंटर से डिस्टेंस 3r। ये शायद आप डायरेक्ट लिखना जानते हैं, अंदर के चार्ज को सेंटर पे मानो, सरफेस का खुद का लिखा है और बाहर वाले का लिख दिया। जब बाहर वाले का लिखेंगे तो बाहर की रेडियस लेंगे। ओके, अब इससे हमको Q2 आ जाएगा फाइनल वाला। तो ये 2 2 2 है। ओके, कोई नहीं, ये मुझे क्यों निकालना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। Q प्लस Q माइनस 4q/3 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब ये बताओ, Q माइनस q/3 इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू कितना आएगा? q/3। ठीक, Q इक्वल टू कितना आ गया? q/3। अब सोचिए इनिशियल चार्ज कितना था? इनिशियल q/3 ही था, यानी इनिशियल q/3 था, फाइनल q/3 है, कोई चार्ज फ्लो ही नहीं किया, आंसर इज 0। मैं एक बात बताऊं, वो अर्थिंग के पहले उसका पोटेंशियल 0 था, जब आपने अर्थिंग किया तो पोटेंशियल 0 हो गया, तो उसके लिए चार्ज के फ्लो होने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, मतलब चार्ज रीअरेंज नहीं हुआ है, नेट वैल्यू 0 है। क्लियर है? ओके, नेट फ्लो 0 है, ऐसा नहीं कि चार्ज 0 है। ओके, चलिए, मैच द कॉलम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज का होता है। वाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये अंदर होता है, याद करो एक सॉलिड स्फीयर होता है, अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ई की वैल्यू होती है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, या कुछ लोग ऐसे पढ़े होंगे के क्यू आर बाई आर क्यूब, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? ओके, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है इनसाइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्फीयर। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है लीनियर चार्ज के लिए, ऑब्वियस सी बात है। लीनियर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सारे फॉर्मूले ही पूछे गए। और प्लेन सीट में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट डिस्टेंस के डिफरेंस के बराबर होगा। तो आपका आंसर ये तो बहुत ही आसान हो गया। ए का पी है, बी का क्यू है, सी का आर है, डी का एस है। ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज हेल्ड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ओके, एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया गया। नाउ बी एंड सी आर द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, एक कहीं बी मान लो, कहीं सी मान लो। ओके, पॉइंट ए इज आउटसाइड द सर्कल, यहाँ पे पॉइंट ए है। मुझे क्या करना है? इफ डब्ल्यू ए बी रिप्रेजेंट वर्क डन बाई एक्सचेंज इन टेकिंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, इसमें वर्क डन किया गया, और ए टू सी में भी वर्क डन किया गया। एक बात बताऊं, ये सारे वर्क डन सेम होंगे, क्यों? क्योंकि ये तो ए और बी पॉइंट, ए और सी पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल क्या है? सेम है, तो वर्क डन भी क्या होगा? सेम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड वर्क डन फ्रॉम ए टू सी ये सेम होगा, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, रीजन बीइंग देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, तो देन वर्क डन इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। ओके, चलिए अगला पार्ट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम बताना है, जहाँ पे तीन चार्जेस है, ध्यान से देखो, प्लस क्यू माइनस 2q। एक बात सोचिए, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू ऐसे लेकर के एक डाइपोल इधर बना लो क्यू इंटू एल, और एक डाइपोल इधर बना लीजिए क्यू इंटू एल, चलेगा? ओके, अब क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, ओके, और माइनस से प्लस की ओर है तो ये होगा। अब मुझे बताना है इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो दो वेक्टर 60 डिग्री पे यहाँ ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? √3QL। ओके, ये वैल्यू आएगी। अब √3QL होगा, अब पता नहीं कौन सा इसमें से आंसर है। सबसे पहले तो एक बात बताओ, इसकी नेट वैल्यू तो नीचे की ओर होगी, और नीचे की ओर होगा माइनस जे कैप, आई प्लस जे नहीं होगा, आई माइनस जे नहीं होगा, ये प्लस जे भी नहीं होगा, एक ही तो ऑप्शन है। ओके, √3QL एंड इन दी माइनस जे डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्लियर? चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट पी, इसके वहां पे एक डाइपोल लिखा गया है -P0 x is kept at origin. Point P equal to the potential elected due to this dipole. ये डाइपोल दिया हुआ है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है, एक पॉइंट डाइपोल है, छोटा सा डाइपोल है। ड्यू टू दिस ऑन द वाई एक्सिस एट डिस्टेंस d रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले पोटेंशियल बताना है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, और इस डाइपोल को पहचानिए, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में इधर की ओर है, और ये एक्स है, ये वाई है। एक बात बताओ, वाई एक्सिस पे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना होगा, इसका मतलब है कि ये तो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है। पहले तो पोटेंशियल ही पूछा गया, तो पहला पॉइंट 0 होगा। ओके, पहला पॉइंट 0 होगा, यही ऑप्शन 4 करेक्ट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछी जाएगी, के पी बाई आर क्यूब लिखा गया है, और जिधर ये होता है उसी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये पी माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। ओके,
चलो अच्छा ये वेक्टर है, पता नहीं कोई बात नहीं। ओके, पोटेंशियल 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Kp बाई आर क्यूब। के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और आर की जगह कितना कर दिया, डी कर दिया। ओके, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, फोर चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन एट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ डायल ऑफ क्लॉक एज शोन इन द फिगर। ओके, और मुझे बताना है द क्लॉक हैज ओनली आर हैंड। ओके, एंड इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट द सेंटर। तो मुझे यहाँ पे क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है और उस पर फोर्स बताना है किधर होगा। पहले तो उधर की ओर घड़ी होगी और टाइम बताना है कि उस घड़ी में कितना समय होगा। तो सबसे पहले तो ये सोचो, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू का नेट फोर्स नीचे की ओर आएगा, इधर की ओर। ये माइनस क्यू या प्लस क्यू का नेट फोर्स इधर जाएगा। तो ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, एक इधर की ओर फोर्स है और एक इधर की ओर फोर्स है, तो नेट वैल्यू तो इधर की ओर होगी ना, यानी कि जो आपकी आर हैंड है वो इधर की ओर कहीं ऐसा होगा। अब इसमें कितना बज रहा होगा आप सोचो। यहाँ पे ये 3 o'clock है, ये 6 है, ये 9 है, इन बिटवीन 6 and 9 होगा और एकदम 45 डिग्री पे होगा। तो 6 के बाद 7 आएगा एंड देन 8 आएगा, फिर 9 हो जाएगा। तो हमें 7 और 8 के बीच में भी होना चाहिए। 7 और 8 के बीच में एग्जैक्ट आएगा 7:30। समझ गए? ओके, ये थोड़ा-सा अच्छा सवाल था, ये अच्छा लगा सॉल्व करके। ओके, आइए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। कुछ स्टेटमेंट बताना है, दिया गया है, ट्रू फॉल्स बताना है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक्जिस्ट एट अ पॉइंट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। सही बात है, बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता। कई जगह पोटेंशियल 0 होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, दोनों ही सही होते हैं। ओके, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्जिस्ट एट अ पॉइंट व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। हाँ, ये बात सही है। ओके, क्योंकि इनका आपस में रिलेशन ये है, E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, यानी पोटेंशियल बदलना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड से। वो हो सकता है कि उस इंस्टेंट पे 0 हो, पॉसिबल, ये दोनों सही हैं। आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज कांस्टेंट। हाँ, क्योंकि कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो dV बाई डी आर भी तो 0 होगा और किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है तो वो पक्का ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैक्सिमम मिनिमम की बात छोड़ दे रहा हूँ। ओके, तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में तीनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है इस प्रॉब्लम, जो गिवन प्रॉब्लम में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर दे रखे हैं। एज सोन इन द फिगर, चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस बी एंड सी और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डिस्टेंसेस सेम होंगे। पोटेंशियल एट वर्टेक्स ए, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसकी वजह से कुछ होगा पॉजिटिव और इसकी वजह से कुछ होगा नेगेटिव। चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, नेट वैल्यू क्या होगी, 0। के क्यू बाई आर प्लस में और के क्यू बाई आर माइनस में, नेट पोटेंशियल 0 है। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये वही सवाल मैं डायरेक्ट इतना कैसे कर पाया, डाइपोल आपको याद है ना, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल 0 होती है। A charge is given to any conductor resides on its outer surface। ये बात तो सही है। ओके, कि कोई भी कंडक्टर है उसको आप नेट चार्ज देते हैं तो हमेशा कहाँ पे होता है, आउटर सरफेस पे। पूछा है कि इसका कारण क्या है। देखो, इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मतलब कारण तो एक ही है, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है, सारे एक्सेस चार्ज को बाहर निकालना है, एनर्जी को मिनिमाइज करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट डिपेंडिंग ऑन चार ऑप्शन क्या है उसमें से सेलेक्ट करते हैं, एक एक करके बात करें। द फ्री चार्ज tends to be in its minimum electrostatic energy। ये बात तो सही है। if free charge tends to be its minimum kinetic energy का इसका कोई लेना देना नहीं है। the free charge tends to be its maximum potential energy नहीं। कभी भी दुनिया में कुछ भी हो, नेचुरल चीजें हैं, हमेशा अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं। कभी वो मैक्सिमम एनर्जी खुद से अचीव नहीं करते हैं, ये हमें बाहर से करना पड़ता है। इट फ्री चार्ज टेंस टू बी इन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक तो है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अब हो सकता है अगली बार कुछ पूछा जाए उसमें कुछ और भी एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए बेस्ड ऑन द गॉस लॉ। ओके, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसको याद करना है, चार ऑप्शन है उसमें से सही करेक्ट कनेक्ट करना है कि ये एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, तो एनर्जी को मिनिमाइज होना होता है हमेशा। चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या होती है, मिनिमाइज होती है। मिनिमाइज नहीं होगी तो फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। पढ़े भी हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। इसका रीजन क्या है, इसका यही रीजन है कि एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो जहां कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होगी वहां पे चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, किसी भी कारण से। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। कंसीडर अ कंडक्टिंग स्फीयर सेल, रेडियस आर, सेंटर पे रखा हुआ है, कैरिंग यूनिफॉर्मली पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू बतानी है, एंड पोटेंशियल विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। द बेस्ट रिप्रेजेंट ग्राफ बताना है कि क्या होगा। सुनिए, स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल का मतलब है कि हॉलो स्फीयर है और ऊपर चार्ज है। ओके, जब ऊपर चार्ज है तो बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इतना तो आप समझते हैं। ओके, अब के क्यू बाई आर स्क्वायर अंदर 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 नहीं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आंसर आया। ओके, ये तो गलत है क्योंकि अंदर कांस्टेंट बता दिया, ये भी गलत है। ओके, और ये भी सही हो सकता है। पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल में अंदर कांस्टेंट होगा, जो सरफेस के बराबर होगा, और इसका ग्राफ ऐसे बनता है, देखिएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट एंड देन 0।
पोटेंशियल कांस्टेंट एंड देन जीरो, यहाँ पे बढ़ रहा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? फोर्थ ही है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये तो आपको एकदम से रट गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिगर आपको दिया गया अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज एंड पार्टिकल ऑफ द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आपको बताना क्या है, नेट पोटेंशियल जो मोस्ट पॉजिटिव फर्स्ट है उसको बताना है। एक काम करते हैं, सबके डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। तो क्या मैं किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ के और डिस्टेंस आर सेम है, तो यहाँ पे क्यू नेट लिख दूं क्या? के क्यू नेट बाई आर। ओके, तो जो वी वन आएगा वो बिकॉज ऑफ दीज फोर थ्री चार्जेस, दो चार्जेस की वजह से आएंगे। तो वी वन आएगा बिकॉज ऑफ क्यू वन, और क्यू वन कितना होगा? क्यू वन होगा प्लस टू क्यू माइनस 9 क्यू, ये आ जाएगा -7 क्यू। चलेगा? इसमें दो चार्ज थे, एक यहाँ और एक यहाँ। ऐसे ही V2 निकालेंगे। V2 किसकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ Q2। एंड Q2 की क्या वैल्यू होगी? Q2 की वैल्यू है -2Q -3Q। फाइनल आंसर कितना है? -5Q। ओके, चलिए V3 के बारे में बात करिए। V3 इज बिकॉज ऑफ दीज थ्री चार्जेस। ओके, नहीं फोर चार्ज हैं Q3, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है -2 -4 और -2 -6 एंड -3 -9 क्यू, ये है -9 क्यू। ऐसे ही V4 बताइए। V4 बताएंगे, ये होगा बिकॉज ऑफ Q4। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी -6। ओके, 2 + 1 3 है। ओके, और 6 और 5 कितना होगा? 11। 11 नेगेटिव में है, +3 है, तो -11Q +3Q। अब बताइए कितना होगा? -8Q। ये -8Q है, -9Q है, -5Q है, एंड एक में क्या आया था? ये -7Q था। ओके, आपको बताना है मोस्ट पॉजिटिव फ्लक्स सबसे ज्यादा कौन है, जो सबसे कम नेगेटिव है। सबसे कम नेगेटिव तो मुझे 5Q ही दिख रहा है ना। ओके, तो V2 सबसे ज्यादा है। ओके, V2 सबसे ज्यादा है, उसके बाद आएगा -7। ओके, तो V1 आएगा। पहले V2 है एंड देन V1 है, V2 है देन V1 है, V2 है देन V1 है। V3 V4 में सबसे लास्ट में कौन आएगा? सबसे मोस्ट नेगेटिव है 9Q, लास्ट में V3 आएगा, लास्ट में V3 आएगा, फिर V4 आएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, इसको बहुत कुछ खास नहीं था, बस आपको चार्ज देखने थे कि कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर। कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं, देखो पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। एंड आपको बताना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम, इट इज मेड टू मूव फ्रॉम दी वन सरफेस टू अनदर अबाउट अलोंग द पाथ विच इज शोन इन द फिगर। मुझे ये बताना है, तो वर्क डन को लेकर के हमें इसमें क्या बताना है, कमेंट करना है कि कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। तो वर्क डन तो किसके इक्वल होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहला काम पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ठीक है, ये टोटल कितने पाथ हैं? टोटल 4 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए V3 एंड V4। ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, V1 V2 V3 V4। तो 1 के लिए आप गए हो 80 टू 70, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या ये -10 वोल्ट है? 2 की बारे बात करूं, 70 टू 60 अगेन -10 वोल्ट। ओके, V3 3 3 3 3 का पाथ ये है, 3 पाथ है फ्रॉम 80 टू 60, 60 -80 -20 वोल्ट। ओके, फोर्थ नंबर ये है 70 टू 50, फाइनल आपको ये नहीं देखना 40, 70 टू 50 -20 वोल्ट। ओके, अब वर्क डन निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव होगा। ओके, तो ये भी सारे नेगेटिव होंगे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। ओके, इसका वर्क डन दोनों का इक्वल होगा और ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दीज टू। तो 3 और 4 का वर्क डन इक्वल होगा, 2 एंड 1 का वर्क डन इक्वल होगा, और 3 4 का वर्क डन ज्यादा होगा, इनफैक्ट डबल होगा बेसिकली। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा है? थर्ड करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 are placed at distance of 50 centimeter from each other in air, interact with certain force. Okay, now the same charge is put in oil whose permittivity is 5. Okay, the interaction force between them is still same. ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनके बीच की सेपरेशन को हम चेंज करें, क्योंकि K चेंज हो गया, फोर्स कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस को पास रखना पड़ेगा। ओके, तो उसका सेपरेशन कितना होगा? तो आपको एक इक्विवेलेंट डिस्टेंस दिखाई गई है, R in the medium equal to R in air on under root K of medium। एयर में कितना डिस्टेंस था? 50 सेंटीमीटर। ओके, और अंडर रूट के कितना है ऑयल का? 5, और 50/5 किसके इक्वल होगा? 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 के आसपास होगा ये सेंटीमीटर। ओके, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 25, उससे भी कम, 25 से कम आंसर है, 25 से स्लाइटली लेस देन 22.3 है। ओके, 22.3 लगा दीजिए, और कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आइए, एक कोई चार्ज है विच इज मूविंग अ चार्ज क्यू इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी
बी टू सी जो है वर्क डन दे रखा है, ए टू बी का वर्क डन दे रखा है, बी टू सी का वर्क डन, देन वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम सी टू ए। एक बात बताइए, टोटल क्लोज पाथ का वर्क डन 0 होता है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, सबका वर्क डन किसके इक्वल? 0। फ्रॉम ए टू बी इज 2, फ्रॉम बी टू सी इज -3, फ्रॉम सी टू ए, यही तो फाइंड आउट करना है, सी टू ए फाइंड आउट करना है, ये 0 हो जाएगा, ये -1 है, इधर जाके +1 हो जाएगा, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? 1 जूल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज पाथ का नेट वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। Okay, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। द फिगर रिप्रेजेंट अ स्क्वायर कैरिंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड बताना है पोटेंशियल विल बी जीरो एट पॉइंट्स। पोटेंशियल कहाँ कहाँ जीरो होगा? सबसे पहली बात देखो, इस पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू का पॉइंट ए पे पोटेंशियल जीरो होगा। ओके, इस क्यू का भी जीरो होगा, क्योंकि इक्वल चार्ज इक्वल अपोजिट चार्ज सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। देखो यहाँ से सबकी डिस्टेंस सेम है, ये सिमेट्रिक है, वैसे भी समझिए ना। ओके, ये इक्विपोटेंशियल लाइन होगी। ओके, तो ए पे भी सेम होगा, बी पे भी और सी पे भी। ए बी सी जो पॉइंट होंगे उन सब पे पोटेंशियल जीरो होगा। ओके, कैसे पता? बी को ध्यान से देखो, जितना प्लस क्यू का है उतना माइनस क्यू का है, उतना ही माइनस क्यू का है उतना ही प्लस क्यू का है। सी में भी वही है, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो एंड प्लस क्यू माइनस क्यू भी क्या होंगे? जीरो होंगे, क्योंकि डिस्टेंस लेना ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं देखना है। यहाँ पे क्यों नहीं जीरो हुआ? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पास में है और नेगेटिव चार्ज दूर है, तो नेट पॉजिटिव हो जाएगा। और क्यू पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव पास है, पॉजिटिव दूर है, तो नेट नेगेटिव हो जाएगा। इस सब का पोटेंशियल जीरो है, इधर सबका पोटेंशियल पॉजिटिव है और इधर सबका पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है। तो हमें जीरो की बात करनी थी, वो ए बी सी आएगा। ओके, चलिए प्रॉब्लम नंबर 34, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएट कर दो। ई इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स। ओके, माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा? 10x माइनस 10, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करोगे, 10 माइनस 10, आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसे तो सॉल्व करना भी नहीं पड़ा। ओके, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय स्ट्रिंग इक्वल लेंथ, स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। ओके, when suspended in a liquid of density this much, okay, the angle remains same if density of material of a sphere is 1.6, then dielectric constant। ये बहुत ही फेमस सा रिजल्ट है, क्लासरूम में हम लोग डील करते हैं, याद रखना होता है। क्या है? अगर सपोज करिए कि दो चार्ज स्फीयर जिनके बीच का एंगल थीटा है। ओके, अगर हम इसको किसी लिक्विड में डुबा देते हैं और अगर एंगल सेम रहता है, तो लिक्विड का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? सिग्मा बाई सिग्मा माइनस रो, ये दोनों की डेंसिटीज होती हैं। ओके, सिग्मा वो जो बड़ी डेंसिटी है वो किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा स्फीयर की डेंसिटी 1.6 अपॉन स्फीयर की डेंसिटी 1.6 माइनस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? 0.8। ओके, तो 1.6 अपॉन 0.8, 1.6 बाई 0.8 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ही ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। दी कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस r है इज चार्ज टू अ पोटेंशियल v, तो v इक्वल टू k q बाई r हो। देन ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r जो आउटसाइड है वो बताना है, तो यहाँ से पहले q निकाल लो। q किसके इक्वल होगा? v r बाई k। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा? k q बाई r स्क्वायर। ओके, k बाई r स्क्वायर एंड सॉरी बच्चा, ये स्मॉल r होगा ना, डिस्टेंस ज्यादा हो गई। ओके, तो k बाई r स्क्वायर इंटू चार्ज की वैल्यू लिख दो वी आर बाई के। ओके, के से के क्या होगा? कैंसिल हो गया, वी आर बाई आर स्क्वायर। ओके, वी आर बाई आर स्क्वायर। और डायरेक्ट भी लगा सकते थे आप, कैसे पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ये आर क्यूब है, ये कैपिटल आर है, ये भी नहीं होगा, यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ओके, तो डायरेक्ट भी लगा सकते थे, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस आर, चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर पूछा गया। अंदर का पोटेंशियल हर जगह का कांस्टेंट होता है और ये किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल ऑफ सरफेस। ओके, और पोटेंशियल ऑफ सरफेस किसके इक्वल होता है? के चार्ज बाई रेडियस, के क्यू बाई आर। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट E and F in this figure. Okay, assume E and F are the midpoint of AB and DC। ठीक है, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस 3 होगी और ये भी 3 होगी। ओके, और ये 4 है। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस 5 हो जाएगी, ये इसकी जरूरत पड़ेगी आपको 5। पोटेंशियल ऑफ E कैसे निकालें? ओके, तो पहली बात तो पोटेंशियल ऑफ E जब निकालोगे, इसमें दो पॉजिटिव चार्ज होंगे Q एंड Q। Q की वैल्यू नहीं दिया, Q के टर्म में लिखना है, तो आंसर कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ K Q बाई R, इनकी डिस्टेंस कितनी है? 3 प्लस ऐसे ही 2 टाइम्स ऑफ के
Q की जगह Q/2/R। अब इस बार का R कितना होगा 5, तो ये कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 2KQ/3 प्लस KQ/5। ये तो पहला आंसर आ गया, पोटेंशियल ऑफ ई। और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप चाहो तो, 15 लिख दो यहाँ पे। ओके 15, और ये कितना होगा 10 प्लस 3, 13KQ/15। ओके, ऐसे ही पोटेंशियल ऑफ एफ निकालिए। ओके, पोटेंशियल ऑफ एफ कैसे निकाल सकते हैं? एफ पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए पहले इन दोनों का निकालो, तो ये डिस्टेंस 3 हो जाएगी। तो 2 टाइम्स ऑफ Q/2 अपॉन डिस्टेंस 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Q अपॉन डिस्टेंस 5। ओके, अब यहाँ से ये डिस्टेंस 5 हो जाएगा। ओके 5, इसको सॉल्व किया, KQ/3 प्लस 2/5, अगेन 15। ओके, ये 6 प्लस 5 कितना होगा? 6 प्लस 5 आता है 11, 11 टाइम्स ऑफ KQ। अब इनका इनका डिफरेंस कितना होगा? इनका इनका डिफरेंस आ जाएगा पोटेंशियल ऑफ ई माइनस पोटेंशियल ऑफ एफ, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ KQ/15। ओके, और K की जगह कितना होगा? 2/15 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q। ओके, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18, 18/15 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 3 होगा और ये 5 हो जाएगा। ओके, तो ये 6 होगा। 6/5 जो होता है 1.2, 1.2 10⁹ क्यूब। ओके, 1.2 10⁹ क्यूब। क्यू की वैल्यू पुट नहीं करनी थी। अब सोचिए, अ चार्ज स्फेरिकल सेल जिसकी डायमीटर गिवन है आपको, यानी कि रेडियस आपको, स्फेरिकल सेल है और इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ओके, और इस पे चार्ज, चार्ज नहीं, चार्ज डेंसिटी दे रखी है कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिग्मा इक्वल टू 10⁻⁴ कूलम पर मीटर, नहीं है सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। ओके, तो इस पे चार्ज निकाल लीजिए, सिग्मा इंटू इसकी सरफेस एरिया। ओके, सिग्मा इज 10⁻⁴ इंटू 4πr², 2 स्क्वायर। मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर क्यों किया हूँ? क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी मैंने सेंटीमीटर में रख दिया। आंसर कूलम में आएगा। ये 4 इंटू 4, 16 पाई इंटू 10⁻⁴ कूलम, ये चार्ज मिल गया। वर्क डन इन जूल व्हेन अ चार्ज ऑफ 40 नैनो कूलम इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट व्हिच एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। अब 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस जो होगा वो 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर हो जाएगा। सेंटर से डिस्टेंस होगी 4 सेंटीमीटर। और वर्क डन किसके इक्वल होता है? क्यू इंटू वहां का पोटेंशियल, KQ/R, क्यू नॉट इंटू KQ/R। ये जो चार्ज है जो लेके आ रहे हो 40 नैनो कूलम है, 40 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू किसके इक्वल होगा? 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन दिस स्फेयर 16 पाई इंटू 10⁻⁴ कूलम अपॉन डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। 4 इंटू 10⁻⁻² होगा, 4 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻²। क्या अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे? ओके, इसे पाई के टर्म में ही रहने दो। ओके, पाई के टर्म में रहने दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 16 इंटू 9 कितना होगा? 144, 144 पाई। या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब 10 की पावर देखनी है, 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 100 हो गया, ये +9 -9 कैंसिल हो गया, 40 का ये हो गया, और ये -2 ऊपर चला गया, ये 10 आएगा। 10 का मतलब 14.4 आ रहा है बच्चा, यही है। एक बार के लिए कैलकुलेशन चेक कर लेना। ओके, 144 नहीं आ रहा है। अगले पार्ट की ओर देखते हैं। आपको बताना है VA माइनस VB, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यहाँ से यहाँ का। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं E इंटू डी से। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच की डिस्टेंस। अब इसके बीच की डिस्टेंस देखो, ये 2√3 है। 2√3 का जो डिस्टेंस आएगा, ये आएगा 2√3 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा? √3/2। क्या ये 3 मीटर होगा? Okay. अब ये 3 मीटर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? ई इंटू डी, और डी है 3, तो आंसर किसके इक्वल आएगा? 3E। 3E कौन सा है? थर्ड है। क्लियर? चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अ टॉय car of mass 1 kg charge q move on frictionless horizontal surface under the influence of electric field and due to this force इसकी velocity 0 to 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है इन 1 सेकंड। ओके, इसका मतलब इधर से 1 सेकंड होता है, तो इसका एक्सीलरेशन तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, और 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 6 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्टेंस कितना होगा? हाफ AT स्क्वायर 6 इंटू 1 स्क्वायर, ये कितना आएगा? 3 मीटर। ये सब तो निकाल दिया मैंने, ये नीट का याद है एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसी से डिराइव्ड या वही प्रॉब्लम लग रहा है। Okay, अब आगे बढ़ते हैं। द कार कंटिन्यूज टू मूव 2 मोर सेकंड्स। 1 सेकंड बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया। ओके, और 3 सेकंड तक चलाया गया। आपसे पूछा गया चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सुनो, पहले वो यहाँ से चला 1 सेकंड ऐसे। जब वो 1 सेकंड चला तो कितना डिस्टेंस चला होगा? 3 मीटर। और यहाँ पे वो इसकी स्पीड इधर की ओर होगी, कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकंड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दिया तो धीरे-धीरे रुकेगा,
लेकिन 3 मीटर और जाके रुक जाएगा, यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर ये वापस आएगा और फिर यहाँ पे इधर की ओर चलेगा, और अगेन ये 3 मीटर आया होगा, 3 मीटर गया, 3 मीटर आया, और ये पीछे की ओर इसकी स्पीड अब कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। तो हमें स्टार्टिंग में जो बात की गई थी कि कितना होगा चेंज इन व्हाट, इन 1 to 3 सेकंड, ओके, तो 1 to 3 सेकंड हो तो 1 सेकंड पे यहाँ हो, 3 सेकंड पे यहाँ हो, तो 1 पे जो स्पीड थी 6, उतनी ही 6 तो यहाँ पे भी है, कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 जूल होगा, 0 जूल होगा, ओके। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, mv, और mv में 2 mv होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ mv, और 2m कितना है 1, और वेलोसिटी है 6, क्या ये 12 kg मीटर पर सेकंड है, तो 12 kg मीटर पर सेकंड एंड 0 माइनस इसलिए है कि फाइनल नेगेटिव डायरेक्शन में है, ओके, इसलिए माइनस है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ओके, 1 एंड 5 के बीच में, तो देखो बताते हैं, अ, ये जो 5 है, ये तो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट ही रहेगा, इसको तो रहने दो, V2 इक्वल टू 10 वोल्ट। अब मुझे 1 का बताना है, 1 3 का तो 4 हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 3 का 4, तो इसको आप ऐसे लिख दो कि ये 2 है, ये 4 है, ओके, ये 4 है, और ये भी क्या है, ये 2 है, और इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और ये मुझे V1 निकालना है, ओके। तो एक बात बताइए, Q सेम होता है ना, तो Q इक्वल टू CV होगा, तो Q अगर सेम है तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है, तो जिसका C कम होता है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो अगर इस 4 वाले का V1 है तो ये तो 2V1 होगा, ओके, और ये भी क्या होगा 2v1, तो टोटल होगा 2v1 प्लस v1, 5v1 इक्वल टू 10, तो v1 किसके इक्वल होगा, 2 वोल्ट होगा कि नहीं, ये 2 वोल्ट हो गया, तो v1 2 वोल्ट आया, इस पे भी 2 वोल्ट ही रहा होगा ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं, तो v1 2 है, v2 10 है, तो v1 बाई v2 किसके इक्वल आएगा, 2/10, आंसर आएगा 1/5, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ओके, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज इनिशियली चार्ज टू अ पोटेंशियल V वोल्ट, नाउ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी जिसका 2 वोल्ट का EMF है एंड विद ऑपोजिट पोलैरिटी, द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड टू द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ओके, चार्ज टू पोटेंशियल V, एक कैपेसिटर C है, इसको हमने चार्ज कर दिया, ओके, और इसके ऊपर चार्ज आ गया CV, कैपेसिटेंस C है, इसको फिर हमने बैटरी से कनेक्ट किया ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ, जब तुम ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करते हो तो अब बताते हैं क्या होगा, ये सी तो सी ही रहेगा, बैटरी के पॉजिटिव को इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया गया, चार्ज यहाँ से इधर की ओर जाएगा, अगर ये 2V है तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव हो जाएगा, और ये चार्ज हो जाएगा अब 2CV, क्लियर है, क्योंकि C इंटू V चार्ज होगा, तो चार्ज का फ्लो कितना हो गया, चार्ज फ्लो हो गया प्लस CV से -2CV होने में डेल्टा Q जो गया है वो 3CV गया है, ध्यान से देखो, -CV था अब 2CV आ गया, तो 3CV का चार्ज फ्लो हुआ है, ओके। इस केस में बैटरी ने कुछ वर्क किया है, बताइए वर्क डन बाई बैटरी कितनी होती है, चार्ज फ्लोन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 2V है ना, चार्ज फ्लोन इनटू 2V, चार्ज फ्लोन है 3CV इनटू 2V, क्या ये 6CV स्क्वायर होगा चार्ज फ्लोन, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है कैपेसिटर की, हाफ सी वी स्क्वायर, ये तो है, हाफ सी वी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी तो सी है, ओके, और पोटेंशियल किसके इक्वल है, पोटेंशियल इस बार 2v का होल स्क्वायर है, तो 2v का स्क्वायर 4 होगा, 4/2 2 हो जाएगा, आंसर आएगा 2cv स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 2cv स्क्वायर, क्लियर, ओके। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ जाते हैं और मुझे क्या बताना है, पहले बात तो हीट जनरेट, तो हीट कितना जनरेट होगा, तो ऐसे समझिए वर्क डन बाई बैटरी जो होता है वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के इक्वल होना चाहिए, अगर हीट लॉस नहीं हुआ है तो मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा हीट लॉस तो हुआ ही होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, तो वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू हीट लॉस प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये एक एनर्जी स्टेटमेंट है। अब हम इससे सॉल्व करेंगे, बैटरी का वर्क डन कितना है 6cv स्क्वायर, फाइनल है 2cv स्क्वायर, माइनस क्या है cv स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस क्या होगा हीट लॉस, ठीक, तो ये इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4.5, यानी कि 4.5 cv स्क्वायर जो है वो हीट लॉस है, क्लियर है, ओके। और आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, ओके, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड बाय हीट लॉस, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है 2cv स्क्वायर, देखो ध्यान से 2cv स्क्वायर अपॉन 4.5 cv स्क्वायर, ओके, रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड टू फाइनल, उल्टा पूछा गया था, सॉरी, इसका उल्टा हीट बाई फाइनल एनर्जी, ये आ जाएगा 4.5/2, 4.5/2 कितना आएगा 2.25, ओके, तो 2.25 आपका सेकंड हो जाएगा,
क्लियर? तो ये शायद आप इस लेवल पे आपको याद पता नहीं आइडिया था कि नहीं था, वर्क डन बाय बैटरी जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस होता है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में थोड़ी बहुत हीट लॉस तो होती है क्योंकि इन ज़ीरो रेजिस्टेंस तो नहीं होगा। आते हैं, ज़ीरो होगा तो भी होगा, आई एम सॉरी, ओके। Now, question number 44. Two spheres of radius 1 centimeter and 2 centimeter have been charged this and this. Okay, charges की वैल्यू दे रखी है। ध्यान से देखो, ये चार्जेस ये जो भी है इसका ये डबल चार्ज है और रेडियस भी डबल है। तो एक बात बताइए जो पोटेंशियल निकालोगे k q1 by r1 और k q2 by r2 ये तो सेम होगा। ये मुझे दिख गया, आपको नहीं चमकेगा तो आप सॉल्व कर लेना। पोटेंशियल दोनों का सॉरी कांस्टेंट नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं कि क्या है सेम है। ठीक। और अगर पोटेंशियल सेम है, अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। व्हेन दे आर कनेक्टेड विद वायर चार्ज विल फ्लो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड नहीं चार्ज हमेशा हाइट लो जाता है यहाँ पोटेंशियल सेम है कोई चार्ज नहीं फ्लो होगा विल नॉट फ्लो एट ऑल कोई भी चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा यहाँ पे इसमें कुछ और नहीं करना है आइए चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं टू स्फीयर्स जिनकी रेडियस r1 r2 है हैविंग इक्वल चार्जेस आर ज्वाइंट टुगेदर विद कॉपर वायर इफ v इज द पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर आफ्टर दे आर सेपरेटेड देखो बताएं दो स्फीयर थे टोटल चार्ज था 2q तो पोटेंशियल आएगा टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2 ये सबको पता है ठीक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2kq बाई R1 प्लस R2 ओके मैंने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज कर लिया कैपेसिटर में और आपसे पूछा था कि चार्ज कितना होगा ये V की वैल्यू है तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या होगा V R1 प्लस R2 अपॉन 2k वी आर वन प्लस आर टू बाई टू के ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा सेकंड ओके तो ये था आज का पेपर इसे हम बहुत आसान या बहुत टफ भी नहीं बोल सकते कैलकुलेशन भी बहुत ही मतलब अच्छी थी और अच्छी क्या मतलब कि खराब कैलकुलेशन नहीं है और कुछ क्वेश्चन जैसे आपने प्रॉब्लम नंबर 43 किया ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ओके ये बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है अगर आप इसे नहीं लगा पाए हैं अपने एग्जाम हॉल में तो कोई बात नहीं ओके आप इसे सीख लीजिए हाँ इसको इस तरीके के सवाल अब आएंगे तो हम लगा पाएंगे अगर आपको नहीं समझ में आए आप इसे लीव कर सकते हैं ओके ये वो प्रॉब्लम है जहाँ पे आपके टाइम पास हो सकते हैं आपको इसमें टाइम पास नहीं करना था ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी बेस्ड है जहाँ वहां से डिराइव हुआ है ओके तो इसमें थोड़े कैलकुलेशन में आपको समय लगे होंगे इससे आपको घबराना नहीं था ये रिजल्ट जो है ये बहुत ही पुराना है एनसीईआरटी का रिजल्ट है आपको क्या करना था इसके रिजल्ट याद रखना था अदरवाइज एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और भी कुछ प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं ओके जहाँ पे आप परेशान हुए होंगे, बाकी सारे प्रॉब्लम एकदम स्टैंडर्ड हैं, ओके। सारे प्रॉब्लम स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं थी, ओके। ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट था, जिन बच्चों को पता होगा उन्होंने किया होगा, ओके। ये आपके लिए एक कॉन्सेप्चुअल पेपर था, ओके। यहाँ पे थोड़ा-सा समय लग सकता था आपको जो मैंने आपको सॉल्व किया है, ओके, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, तो अगर 1 या डेढ़ मिनट लगा है तो कोई बात नहीं, ओके। इन केस कि अगर आपको यहाँ तक नहीं आता, तो इन सवालों को आप छोड़ सकते हो। ऐसे 2 या 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं, जो पूरे एग्ज़ाम में होते हैं। अगर आप 160-170 के आस-पास पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ईज़ी प्रॉब्लम तो मैं मानूँगा, प्रॉब्लम नंबर 10 जिसमें एसएचएम का टाइम पीरियड आपने निकाला था, बट इसमें टाइम लगता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे नहीं हैं, तो समय आपको थोड़ा लग सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चाहें तो लीव कर सकते हैं। ओके। ये प्रॉब्लम एक नया प्रॉब्लम था, जो आपने सॉल्व किया होगा, जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया है। ओके। इस तरीके की प्रॉब्लम शायद आपके दिमाग में हिट करे एग्ज़ाम हॉल में, ओके, और नहीं किया है तो कोई बहुत बड़े परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके। ये सब उन्हीं चीज़ों को दिमाग में देख कर के रखी गई कि नीट का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग पेपर आया था आपके लिए। तो सरप्राइज़िंग पेपर को हम लोग यहाँ पे उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? ओके, देखिए टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छे सवाल डाले गए हैं। ओके, इन क्वेश्चन्स अगर मैं ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ सॉल्यूशन के बाद, कि ये वो प्रॉब्लम है जो आपको एग्ज़ाम हॉल पे फँसाए होंगे, पैनिक किए होंगे। आप अगर पैनिक नहीं हुए हैं या आप इन सवालों को छोड़ सकते हैं, ओके, आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, नहीं बन रहे हैं तो ओके, बस रिकमेंड यही करूँगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसके बेसिस पे आप बाकियों के पेपर खराब ना करो, फिर बायोलॉजी खराब ना करिए, केमिस्ट्री खराब ना करिए, ओके? टाइम आपको किल नहीं करना। बाकी ओवरऑल पेपर ईज़ियर साइड था, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया होगा, ओके? मिलते हैं हम लोग अगली बार, तब तक के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।